हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश चौगंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स में प्रतिशत पढ़ा रहा था, परसेंटेज मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है। मैंने उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वे सभी आपके टाइप वाइज टाइप में मैंने पढ़ा दिए कि जो जो क्वेश्चन जिस टाइप में आ सकता है उस टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियोज़ ना देखी हो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, जरूर देखिए उनको। और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ, जो टाइप वाइज मैंने आपको बताया है ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है एग्जाम में तो आपको याद रहेगा थोड़ा सा कि मैंने ये टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पढ़ा था, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी वजह से मैं आपका टाइप वाइज लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में बात करें तो उसका नाम होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, मगर हिंदी में उसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। समानुपात, ठीक है। रेशियो को कहते हैं अनुपात और प्रपोर्शन को कहते हैं समानुपात। मैं अभी आपको मीनिंग बताता हूं। रेशियो और प्रपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, किन्हीं भी आपको दो क्वांटिटी को, किन्हीं भी आपको 2 या 3 4 क्वांटिटी को, मतलब कि मोर देन वन क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। उन क्वांटिटीज को आपको कंपेयर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको एक क्वांटिटी दे रखी है मान लो 16 किलो, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी आपको दे रखी है बी, जिसकी वैल्यू आपकी 28 या कितनी 32 केजी, मान लीजिए 32 केजी दे रखी है। ठीक है, तो आपको इन दोनों जो क्वांटिटी है इनके बीच में अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जो रेशियो का मतलब होता है वो एक तरह से क्या होता है कि आपका एक वर्चुअल डिजिट है, वर्चुअल टर्म है, मतलब कि वर्चुअल का मतलब अंधे की टर्म है, और आपका इमेजिनरी टर्म है एक तरह से। ठीक है, वो जो आपका रेशियो है वो आपको क्या बताता है कि जो अनुपात, जो ए और बी है, जो ए और बी है वो उनके बीच में कितने रेशियो का मतलब कि अनुपात है एक तरह से। अभी बताता हूं क्या है, मगर ये इमेजिनरी थिंग होते हैं। जैसे ए की वैल्यू 16 किलो दी हुई है, बी की वैल्यू 32 किलो दी हुई है। ठीक है, तो आपका अनुपात यहां पर कितना आया, 1:2 के रेस्पेक्ट में आपका आया। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं, जो अनुपात है वो एक तरह से वर्चुअल थिंग है या फिर इमेजिनरी थिंग है, अजूम की हुई है। इसका मतलब क्या है, A:B। A:B की वैल्यू कितनी है, 1:2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है रेशियो वाला, ये आपका 2 किलो और 4 किलो के लिए भी ठीक है। ठीक है, इन दोनों में भी आपका 1:2 का अनुपात आ रहा है। और ये रेशियो जो है वो आपका 4 किलो और 8 किलो के लिए भी ठीक है। 3 किलो और 9 किलो, 3 किलो और 6 किलो के लिए भी ठीक है ये वाली चीज। ठीक है, और 100 किलो और 200 किलो के लिए, चाहे 1 करोड़ ले लो 2 करोड़ ले लो, ये रेशियो आपका, ये जो चीज है ये चीज आपके इनफाइनाइट टाइम तक हो सकती है। यहां पर 1 करोड़ लोगे, 1 करोड़ केजी लोगे ए को, बी को लोगे 2 करोड़ केजी, तो भी आपका अनुपात यही रहेगा, आपका अनुपात यही रहेगा। तो इमेजिनरी थिंग कैसे हो गई कि A:, मतलब कि 1:2 की वैल्यू अगर आ रही है आपकी, तो वो हर यूनिट के लिए आपकी, मतलब कि कोई भी यूनिट ले लो वो आपका 1:2 ही रहेगा, हमेशा 1:2 ही रहेगा। अगर आपकी दो क्वांटिटी 1:2 के रेशियो में है तो कोई सी भी डिजिट ले लो, एक तरह से इमेजिनरी थिंग्स हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो इस चीज को कहते हैं कि किन्हीं भी दो क्वांटिटी के बीच में आपको रेशियो पता होना चाहिए कि अगर एक जो क्वांटिटी है वो इतनी है, 1 किलो अगर आप ये ले रहे हो तो दूसरे को कितना लेना पड़ेगा, एक तरह से आपको ये सेंस देता है रेशियो। ठीक है, अच्छा, रेशियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपकी दोनों क्वांटिटी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। आपकी दोनों क्वांटिटी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं आपसे ए अगर आपका 16 केजी है, ठीक है दोस्तों, और बी अगर मैंने मान लिया 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने बताई क्या कि दोनों जो क्वांटिटी होती है, 2 या 3 जितनी भी क्वांटिटी आपको दी गई है, वे दोनों के दोनों या तीनों की तीनों में सभी एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो है किलोग्राम में, किलोग्राम किसका होता है, वजन का होता है, वेट का होता है। ठीक है, वेट की यूनिट होती है। ठीक है, आपको केजी का पता है। किलोमीटर किसकी है, डिस्टेंस की है, दूरी की है। तो मैंने क्या कहा, क्या आप इनके बीच में रेशियो लगा सकते हो? क्या अगर मैं आपसे A:B पूछूं तो क्या आप 16 केजी को 16 किलोमीटर के बराबर रख के बोल सकते हो कि 1:1? ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 केजी की वैल्यू हमें किलोमीटर में नहीं पता या किलोमीटर की वैल्यू केजी में नहीं पता। अगर हमें यूनिट कन्वर्जन पता होता इनका,
अगर हमें यूनिट कन्वर्जन पता होता तो हम लगा भी सकते थे, मगर यूनिट कन्वर्जन तो नहीं पता। इसका मतलब क्या है, दो जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो दोनों चीजें आपकी एक ही यूनिट में आपकी होनी चाहिए। जिस तरह से क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से हम, अगर मैं आपसे ए की वैल्यू दे दूं 16 मीटर क्यूब, 16 मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, और बी की वैल्यू दे दूं मैं आपको 4000 लीटर, 4000 लीटर, तो आपको इसमें वैल्यू बतानी है ए रेशियो बी की वैल्यू क्या होगी। रेशियो का मतलब एक तरह से क्या बताया हमने, एक जो ए यूनिट मान लो या बी यूनिट मान लो, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी का क्या अनुपात है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को कितना मिलाया जा रहा है, ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर आपका, रेशियो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर आपका मिक्सचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट, 4 या 5 चैप्टर भी आपके जुड़े होते हैं। तो आप, अच्छा चैप्टर है, आसान है, और आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको इसमें अब पता क्या, मैंने आपको बताया कि अब आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मीटर क्यूब जो है वो तो वॉल्यूम का है और लीटर भी एक तरह से वॉल्यूम का ही है। तो आपको एक चीज तो पता चल गई इससे कि ये दोनों एक तरह से एक ही यूनिट के हैं, सेम यूनिट के हैं। बस आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूं भैया, मीटर क्यूब किसका वो होता है, मीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब मीटर क्यूब आ रहा है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया। और जो लीटर होता है वो भी एक तरह से आपका, एक तरह से वॉल्यूम का ही होता है, आयतन का ही होता है। अगर आप दूध लेने जाएं तो आप कहेंगे, दूध लेने जाएं, पानी लेने जाएं तो आप कहेंगे 1 लीटर दूध दे दो या 2 लीटर दूध दे दो। उस टाइम पर ये तो नहीं कहते 1 किलो दूध दे दो, लीटर में होता है। तो जो लीटर है वो भी एक तरह से आपकी इकाई है वॉल्यूम की, और जो मीटर क्यूब है वो भी एक तरह से इकाई है आपकी वॉल्यूम की। तो आपको इसका वॉल्यूम का क्या समझना चाहिए, जो 1 मीटर क्यूब है, अगर जो 1 मीटर क्यूब है वो आपका 1000 लीटर के अराउंड बैठता है। जो 1 मीटर क्यूब जो होता है वॉल्यूम, वो 1000 लीटर के आसपास, 1000 लीटर होता है, आसपास नहीं 1000 लीटर ही होता है, ठीक है। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 16 मीटर आई। 16 मीटर का मतलब क्या कर लिया, 16000 लीटर कर लिया हमने यहां पर, ठीक है। अब ए का हमें निकालना है अनुपात, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, या बी का निकालना ए के रेस्पेक्ट में। तो कितना आया, 4000 लीटर, दोनों एक ही यूनिट में हो गए, लीटर लीटर में। अब आप इसका बता सकते हो कि क्या अनुपात होगा, तो 4000 से क्या ना आएगा, 4:1 आपका सही आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपका ए और रेशियो बी पूछूं तो 4:1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर आप एक यूनिट बी की मिला रहे हो तो 4 यूनिट आपको ए की मिलानी पड़ेगी। इस तरह से ये आपका एक तरह से रेशियो है। अब ये आपका यूनिवर्सल है। अब आप इसमें 2 लीटर मिला दो तो 8 लीटर इसको मिलाना पड़ेगा, 3 मिलाओ तो 12 मिलाना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी यूनिट के लिए अब आपका ये चीज जो है, ये रेशियो फिक्स हो जाएगा। जो रेशियो होता है वो आपका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप 1 लीटर जो इसका मिलाओगे बी का, तो आपको 4 लीटर जो है, या 4 यूनिट, अब यूनिट में बात करेंगे क्योंकि यहां पर यूनिट हो गई, ठीक है। अभी बताएंगे क्या होगा। चलिए, इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए 6000 ग्राम और उसका पूछा जाए 5 किलोग्राम से, ठीक है। आपको ए दे दिया इतना और बी दे दिया इतना, तो आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी आपको निकालना है। सिंपल सा तरीका है। तो आपको केजी को ग्राम में बदलना आता है या ग्राम को केजी में बदलना आता है, तो आपको क्या पता है भैया, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब ए रेशियो बी करोगे तो या तो इसको ग्राम में ही बदल लो, 6000 कर लिया यहां पर, ठीक है, और या फिर इसको कर लो 5000 को। 5000 से 0 कट गई, यहां से ग्राम होगा यहां पर, और यहां पर भी ग्राम होगा तो कट जाएगा। तो ए रेशियो बी जो आया अब आपको 6:5 आया। तो इसका मतलब क्या, यहां पर कोई अब यूनिट नहीं आई। अब आपके यहां पर ग्राम खत्म हो गया। अब आपको यहां पर यूनिट रखनी पड़ेगी, केवल की इकाई है, कोई एक समान इकाई है जो आप यहां पर रख रहे होंगे। आपकी जो ग्राम है वो कट गई, ठीक है। अब आपकी कोई यहां पर इकाई बच रही होगी, उसका हमें पता नहीं क्या इकाई है, मगर जो ए और बी है वो 6:5 के अनुपात में यहां पर विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन इस तरह से कि हमें 20 मीटर पर सेकंड बोल दिया, ठीक है दोस्तों, और हमें बोल दिया 54 किलोमीटर पर आवर।
अब इसके लिए क्या आप 20 को 54 के बराबर रख दोगे डायरेक्ट? जी नहीं, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना आना चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यूनिट जो है जब रेशियो में निकालोगे तो यूनिट जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। आपको पता क्या है, मीटर पर सेकंड से, सॉरी हाँ चलिए मीटर पर सेकंड से ही कर लीजिए। मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर निकालना तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में निकालना हो, मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो आपको 5/18 से गुना करनी पड़ती है। यहां पर भी गुना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको कर लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहां पर ले लिया 20 मीटर पर सेकंड, रेशियो 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 इंटू किलोमीटर पर आवर। मगर हमने क्या कहा, 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कर लिया, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, 18 तिया 54 और 5 चौक 20, तो 4:3 आपका अनुपात आ गया। अनुपात आया। अब आपके यहां पर कोई भी इकाई नहीं है तो आप इकाई यहां पर मानेंगे अपने आप कि ये कोई इकाई है, सिमिलर इकाई है। यहां पर मीटर पर सेकंड मत लिख देना कि 4 मीटर पर सेकंड बराबर 3 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इकाई है। आपको ये नहीं पता अभी कि क्या इकाई है, ठीक है दोस्तों। मीटर पर सेकंड यहां पर था, मगर जब अनुपात निकालोगे उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनवर्स की तरफ। इनवर्स की तरफ जो ये मैंने क्वेश्चंस कराए आपको, ये तो डायरेक्ट रेशियो निकालने को हुआ है ना, ये एक तरह से आपका डायरेक्ट रेशियो हुआ। तो एक बार ऊपर हेडिंग डालिए जल्दी से, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत कर्मानुपात। व्युत कर्मानुपात, कर्मानुपात। आपने ये सब चीजें 9th-10th में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी होंगी। व्युत कर्मानुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, एक तरह से इसको और एक नाम और देते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम और बोल देते हैं इसको, प्रतिलोम बोल देते हैं। क्या है हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेसिक के साथ। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इनवर्स रेशियो आपसे पूछा गया है। इनवर्स रेशियो क्या होता है, जैसे हमें पता है दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो हमें अगर हम यहां पर किसी एक चीज को कांस्टेंट रख ले, कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को फिक्स रख लेते हैं। मान लो हमारी दूरी नहीं बढ़ रही, मान लो हमारी दूरी जो है वो फिक्स है, हमें ए स्थान से लेकर बी स्थान तक जाना है, तो हमारी डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, कांस्टेंट बोल लो या फिर एक तरह से मतलब कि फिक्स हो गई, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारी डिस्टेंस जो है, जो दूरी है, वो तो हमारी फिक्स हो गई, मगर चाल में और समय में हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि हमारी दूरी पर प्रभाव ना पड़े। तो अगर हमारी दूरी फिक्स हो गई तो हमारी जो v है, जो हमारी चाल है, वो हमें दिखाई देगी क्या, टाइम के वो हो जाएगी। जो हमारी चाल है वो टाइम के उल्टा चलने लग जाएगी। अगर आपका टाइम बढ़ेगा, अगर आप समय ज्यादा लेंगे, इसका मतलब क्या है, आपकी दूरी कम, मतलब कि आपकी चाल कम है। अगर आपकी चाल ज्यादा है तो आपका समय कम लगेगा। आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर आप तेज स्पीड से चल रहे हैं तो आपको कम समय लगेगा, अगर आप कम तेजी से चल रहे हैं तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो एक तरह से क्या समझ में आया, अगर हम दूरी को फिक्स कर दें, अगर मुझे 1 किलोमीटर दूर चलना है, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे 1 किलोमीटर दूर चलना है, ए से लेकर बी किलोमीटर तक, ठीक है, एक धावक भाग रहा होगा 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, मान लीजिए भाग रहा होगा, ठीक है, और दूसरा भाग रहा, उसको लग रहा है कि जो 1 किलोमीटर पर आवर वाले को लग रहा है, मान लो 1 किलोमीटर स्पीड से भाग रहा है, तो उसको लग रहा है मान लो 10 सेकंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड मान लो। वैसे इतना ज्यादा तेज तो भाग नहीं सकता, 100 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड अगर जा रहा है तो उसको मान लिया हमें 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। और एक जो है उसकी चाल है 80, एक जो है 80, उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या 8 होना चाहिए। क्या आप सोच रहे हैं कि 10 100 है तो 10 हो गया, जी नहीं, उसका टाइम जो है उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। हो सकता है 12 हो जाए, हो सकता है 12.5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। मतलब कि अगर कोई हम एक चीज को, एक कांस्टेंट, मतलब कि एक वैरायटी को या एक वैल्यू को हम फिक्स मान लेते हैं, तो दूसरी या तीसरी में क्या चेंजेस आते हैं वो चीज हम देखते हैं। अच्छा, अगर समानुपात की बात करें तो हमारा जो d है वो हमारा v के समानुपात में होगा, जो d है वो हमारा t के भी अनुपात में, समानुपात में होगा, ठीक
ठीक है, इस चीज पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, व्युत्क्रमानुपात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपका डी जो है वो वी के अनुपात में है तो इस समय पर आप क्या समझ सकते हैं कि आपका टी कांस्टेंट है। अगर आपने समय को कांस्टेंट कर दिया, मान लो मुझे एक घंटे में मुझे काम चलना है, ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे मैं अगर अपनी चाल बढ़ाऊंगा मेरी डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, दूरी जितनी दूर चल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैं अपनी चाल भी तेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपनी चाल को कांस्टेंट रख दूं, चाल को कांस्टेंट रखने का मतलब अगर मैं एक समान स्पीड से चलता जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी ही मेरी डिस्टेंस भी ज्यादा चली जाएगी। तो इसे कहते हैं, इन दोनों चीजों को कहते हैं समानुपात। ठीक है, और इन चीजों को कहते हैं इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात या इनवर्स रेशियो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और जो अच्छी चीजों से सीखते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक आपने मेथड और सुना होगा, वर्क, हमें कुछ कार्य करना है तो उसका क्या होता है, जितना ज्यादा समय कार्य करोगे, जितना ज्यादा समय तक कार्य चलेगा उतना ज्यादा कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, और एक होती है आपकी इफिशियंसी, इसको इफिशियंसी से मार्क किया जाता है, एन की जो पीछे वाली टांग होती है उसको थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं, इसको कहते हैं इफिशियंसी या फिर क्षमता। ठीक है, तो जिस भी मजदूर की क्षमता ज्यादा होगी तो वो ज्यादा काम करेगा, या फिर जो भी मजदूर ज्यादा देर तक काम कर रहा है वो ज्यादा कार्य कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसमें कार्य को कांस्टेंट कर दूं, वर्क अगर मैं फिक्स कर दूं कि मुझे एक काम कराना है मुझे यहां से लेकर ऊपर तक 2 मंजिल तक मुझे ईंटें ढोवानी है, ठीक है, या फिर जितनी 100 ईंटें यहां रखी है तो इस काम को मुझे 100 ईंटों को 2 मंजिला ऊपर पहुंचाना, तो एक तरह से काम आपने कांस्टेंट कर दिया कि 100 ईंटें हैं और 2 मंजिल तक ऊपर करना है, इतना काम है आपके पास। ठीक है, तो आप पूछेंगे क्षमता तेरी कितनी है, भाई मजदूर से पूछेंगे क्षमता कितनी है। ठीक है, जो आपकी जो क्षमता होगी वो अब आपकी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती चली जाएगी। ठीक है, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको बेचारे को कम टाइम लगेगा। आपको पता है कि एक मजदूर आपके पास है, उसने कहा सर जी मैं 5 ईंटें 1 मिनट में पहुंचा सकता हूं, मान लीजिए उसने कहा कि मैं 5 ईंटें 1 मिनट में पहुंचा सकता हूं, तो क्या है उसकी क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है मान लीजिए, और तो उसको टाइम लग रहा है कम, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे ने कहा मेरी जो क्षमता है वो 3 ईंटें हैं वो 1 मिनट में पहुंचाने में, मतलब क्या उसकी जो क्षमता है वो कम है तो उसको टाइम लगेगा ज्यादा उस कार्य को करने के लिए, पर्टिकुलर कार्य को। अगर कोई 5 ईंटें 1 मिनट में ले जा रहा है तो उसको कम समय लगेगा 100 ईंटें ले जाने में, जाहिर सी बात है। अगर कोई 3 लेकर जा रहा है और उसको 1 मिनट लग रहा है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि इफिशियंसी मतलब क्षमता जो है वो आपके समय के व्युत्क्रमानुपाती होती चली जाती है। इसी तरह से आपका समय भी चेंज होगा और वो भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आपका कम समय लग रहा है इसका मतलब क्या, आपकी क्षमता ज्यादा है। अगर आपका कम समय लग रहा है तो क्षमता ज्यादा है, और अगर आपका ज्यादा समय लग रहा है तो उसका मतलब क्या है, आपकी क्षमता कम है। तो क्या पता चला, यहां पर अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, तो यहां पर एक चीज बढ़ रही है, यहां पर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। एक तरह से इनवर्स रेशियो, मतलब कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी। यहां पर भी देखो यही सिस्टम है, अगर यहां पर एक चीज बढ़ रही है तो यहां पर एक चीज घट रही है, एक चीज घट रही है तो यहां पर एक चीज बढ़ रही है। इसी को कहते हैं हम व्युत्क्रमानुपात या फिर इनवर्स रेशियो। इसको एक तरीके से और समझते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। आज आपका जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे बनते चले जाएंगे, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं आसानी के साथ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो एक मेथड से और समझते हैं। देखिए अगर आपका कुछ मान लीजिए प्राइस है, अगर आपका कुछ मान लीजिए प्राइस है, मूल्य है, ठीक है दोस्तों, अगर आपका कुछ मूल्य है और आप कुछ चीज को, इसको एक तरह से खर्चा समझते हैं। मैं आपको एक चीज दोबारा से बताता हूं। अगर आपका कुछ मूल्य है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, कुछ भी मूल्य है, 1 रुपए का मान लो कुछ भी चीज है, मान लो 70 रुपए का आपका पेट्रोल है, ठीक है, उसका मूल्य हो गया 70 रुपए, ठीक है। और एक आपकी चीज होती है खपत, जिसको हिंदी में कहते हैं खपत या फिर इंग्लिश में कहेंगे आप कंजम्पशन, इसको कहेंगे प्राइस, इसको कहेंगे कंजम्पशन। तो खपत, मान लो आपका 70 रुपए के आसपास का पेट्रोल है, ठीक है, और आपकी जो खपत है वो 2 यूनिट की है, 2 लीटर
आप खर्च कर देते हैं, एक दिन में हो सकता है या फिर कितने भी टाइम में हो सकता है। तो ये चीज आपकी किससे वो होती है, ये चीज जो है आपकी वो एक्सपेंडिचर से या फिर लागत से नापी जाती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कि आपका खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर एक तरह से खर्चा या लागत। ठीक है, तो आपको पता क्या है 140 रुपए की आपकी लागत हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कि जिसमें आपका मूल्य और खपत, तो आपका इससे खर्चा निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, और जनरली अगर मैं खर्चे को एक तरह से फिक्स कर दूं, एक्सपेंडिचर को अगर मैं फिक्स कर दूं, मान लो मुझे 140 रुपए या 150 रुपए का ही पेट्रोल भरना है, मुझे उससे ज्यादा की नहीं चलानी। ठीक है, 150 रुपए मेरी जेब में है, मुझे केवल 150 रुपए का पेट्रोल भरवाना है। तो आपका क्या होगा, मैंने एक तरह से यहां पर इस चीज को मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इस चीज को एक तरह से फिक्स कर दिया। तो आपकी मूल्य जो है और जो आपका खर्चा है, खपत है, वो एक दूसरे के वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं क्या, एक तरह से आपका प्रतिलोम हो जाएंगे, इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। जितना ज्यादा आपका मूल्य बढ़ता जाएगा, मान लो 70 से 75 रुपए हो गया, ठीक है, 70 से 75 रुपए मान लो हो गया, प्राइस जो है उसके बढ़ गए, तो आपको तभी की तभी खर्च को, खपत को एकदम कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 150 रुपए फिक्स कर दिए कि भैया मुझे 150 रुपए प्रतिदिन का मेरा खर्चा आता है पेट्रोल का। ठीक है, मैं 150 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा एक बार में। तो आपने क्या किया, एक तरह से मूल्य जो था आपने सोचा 70 रुपए है, ठीक है, और 2 लीटर मुझे चाहिए होता, तो मैंने 140 रुपए फिक्स कर दिया यहां पर। ठीक है, मैं 140 रुपए प्रतिदिन का पेट्रोल खर्च करूंगा, उससे ज्यादा का नहीं करूंगा। तो आपने ये सोच लिया, तो आपने एक तरह से इसको कांस्टेंट रख दिया। तो आपको पता चला आज से 70 रुपए था, मान लिया आपका 75 रुपए का हो गया पेट्रोल, अब प्राइस जो है वो बढ़ गए, तो आपको इसमें से, खपत में से आप कम करना पड़ेगा 1.8 या कुछ भी, जो आपका 140 ही रहे। समझ में आई बात? तो आपका जैसे जैसे मूल्य बढ़ा वैसे वैसे आपकी खपत कम होती चली गई। ठीक है, अगर आपने सोचा कि भैया अब तो है जो प्राइस कम हो जाएंगे, तो आपने सोचा कि प्राइस जो है आपके 65 रुपए हो गए, मान लो आपके प्राइस जो है वो कम हो गए। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि जो आप खपत कर रहे हैं वो आप 2 लीटर की कर रहे हो या 2.5 लीटर की कर रहे हो, कितने की कर रहे हो। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज क्या समझने में आई कि आपका जैसे जैसे मूल्य और जो आपकी खपत होती है, एक चीज को आप कांस्टेंट रख लोगे तो आपका मूल्य और खपत जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। मतलब कि अगर एक चीज आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर पहली चीज कम होगी तो दूसरी चीज आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपका खपत पे भी हो सकता है, खपत पे भी हो सकता है, एक तरह से आपका मूल्य पर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने खपत जो है वो कम कर दी, मान लो आपका बुखार हो गया, ठीक है, या इफिशिएंसी कम हो गई, तो आपने सोचा कि मैं आज 1 लीटर, मतलब कि 1 लीटर ही खर्च कर पाऊंगा, 1 लीटर के लिए ही दूर जाऊंगा, तो आपका मूल्य जो है उतना ही कम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपकी अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज कम हो जाएगी, और ये चीज अगर कम होगी तो ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती ही एक दूसरे के साथ ये होते हैं। अब आपके क्वेश्चंस देखो इससे कैसे कैसे बन सकते हैं। मैंने आपको अनुपात समझा दिया। अगर 2 यूनिट के बीच में अनुपात पूछा जाए तो कैसे कैसे हो सकता है, उसमें आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेंगी। मीटर क्यूब है तो लीटर के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप किलोमीटर को केजी के साथ कंपेयर करने लग जाए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैंने आपको इनवर्स का भी समझाया। अब इनवर्स के ऊपर थोड़े मोटे से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आपको ए और बी के बीच में प्राइस में मान लो आपको 2:3 का अनुपात दिया गया है, 2:3 का अनुपात दिया गया है, और आपको बोला क्या गया है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जो आपका खर्च है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, खर्च जो है वो आपका समान है, एक समान है। तो आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी में आपका जो कंजम्पशन है, जो आपकी खपत है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया, उसने खर्च को कांस्टेंट कर दिया दोस्तों, तो आपका मूल्य जो होता है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो अगर आपको खर्च का या प्राइस का जो दिया है वो 2:3 दिया है, तो आपका खपत, जिसको आप कंजम्पशन कहेंगे इंग्लिश में, तो उसका रेशियो इस तरह से वो हो जाएगा। तो आपका जो है 3:2 आ जाएगा। मतलब कि आप क्रॉस में कर सकते हैं उसको, जो चीज कम थी वो यहां पर लिखी जाएगी, जो चीज इधर थी वो इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह से आपके 3 यूनिट में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं अभी आपको 3 यूनिट का भी बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको
टाइम में अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दे दी, दूरी कांस्टेंट कर दी, आपकी दूरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में आपको दूरी कांस्टेंट दिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं मगर मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन की, इस ट्रिक की जरूरत आपको बड़े क्वेश्चंस में पड़ती है, इसलिए छोटे से ही स्टार्ट करके आपको चलना पड़ेगा। तो आपकी दूरी कांस्टेंट है, दूरी एक समान है, मगर आपको ए और बी और सी में समय में दिया गया है कितना, 5:6:9, 5:6:9 का अनुपात दिया गया है समय में। तो आपको दूरी का अनुपात निकालना है, सॉरी दूरी का नहीं, चाल का अनुपात निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, किसमें, रेशियो में, ए रेशियो बी रेशियो सी की क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो आपको मैंने क्या समझाया, अब इसमें आप ऐसा मत कर देना कि 9 को इधर लिख लिया, 5 को इधर लिख लिया, 6 को इधर लिख लिया, जी नहीं, क्रॉस इस तरह से नहीं बनेगा आपका। समझ में आया दोस्तों? तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक तरह से एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या, जो 5 है, जो 6 है और 9 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लार्जेस्ट कॉमन मीन। ठीक है, लार्जेस्ट कॉमन मीन। तो लार्जेस्ट कॉमन मीन का मतलब क्या होता है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन सब के नंबर्स के साथ प्राइम नंबर्स को लेकर मिलकर बनती है, एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी नंबर्स को मिलकर बनती है, जो इन सभी से पूरी तरह से डिवाइड होती है। एक तरह से ये कह लो, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होती है। तीनों से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 से हो गई बाकी तीसरे से नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। अगर तीन नंबर्स का रेशियो लघुत्तम समापवर्तक ले रहे हो तो तीनों से आपकी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसका निकालने का तरीका क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको पता होने चाहिए। तो 5 है, इसका कितना हो गया, 3 गुना 2 हो गया, या 2 गुना 3 कर लो, इसका कितना होगा, 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पावर इसमें लेनी पड़ती है। तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो आपने 1 ले ली, 5 की पावर 1 ले ली। ठीक है दोस्तों, 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, एक तो यहां पर है और 2 यहां पर है, तो आपको मैक्सिमम वाली लेनी है, तो 3 की पावर 2 लोगे। ठीक है, इसका एलसीएम का लेने का मैं छोटा तरीका आपको नंबर सिस्टम में बता दूंगा, उसमें से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो 9 दूनी 18 पंजे 90, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आया वो आपका 90 यूनिट आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको एलसीएम पता चल जाना चाहिए यहां से कि आपका एलसीएम जो है वो यहां पर 90 यूनिट आया है। तो आपका एलसीएम कितना आया यहां पर, 90 यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, उसका रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, यहां पर 1/5, 1/6 और यहां पर 1/9 कर लो। जो आपको ये टाइम का है इसको आपने बटे में कर लिया, एक तरह से डिनोमिनेटर में लिख लिया, और इसके बाद जो आपका एलसीएम है उसके आपने यहां पर कर दी मल्टीप्लाई, यहां पर आपने कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो आपका क्या रेशियो है यहां पर, 18 पंजे 90 और 10 यहां पर आ गया, और 6 कितना आया, 6 कम 6 15 6 का 90। ठीक है, देखो तो जो 90 आया उससे 5 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 6 भी उसको काट रहा है और 9 भी उसको काट रहा है। तो आपको एक चीज समझ में है कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ, कि कोई बड़े से बड़ा नंबर ऐसा जिसको ये तीनों नंबर काटते हो। अगर मैं 60 ले लूं तो 60 नहीं काट पाएगा, क्यों, 60 को जो है मतलब कि 60 को देखो 6 और 5 तो काट देंगे मगर 9 नहीं काट पाएगा, 9 6 54 होते हैं। ठीक है, या फिर 63 होते हैं। तो ऐसा नंबर छोटे से छोटा जिसको ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों जो नंबर्स हैं वो एक तरह से काट पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आपका जो समय दिया हुआ था उसका रेशियो निकल गया, और तो आपको इससे चाल का रेशियो भी समझ में आ गया कि चाल का रेशियो कैसे हुआ है। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई है 3:4:5। सपोज किया 3:4:5, तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इसका इनवर्स रेशियो आपको निकालना है, इनवर्स रेशियो या व्युत्क्रमानुपात आपको निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इन सभी का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। जब आपको 3 नंबर्स ऐसे दे दे तो आप ऐसे क्रॉस में करके नहीं लिख सकते।
ठीक है, क्रॉस में करके नहीं लिख सकते, उस टाइम पर गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों का अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है, तो तीनों का जब आपको नंबर दे दिया जाए तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, लघु का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। लघु का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा एक तरह से। तो ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो आपको लेंगे मैक्सिमम पावर। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है यहाँ पर। इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और 5 की कितनी है, 5 है। ये तो आपको लेना आता होगा। तो 4 या 12, 12 5 60, तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका इनवर्स रेशियो निकालना है। अब आपको इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, 1/3 यहाँ पर लिखना है, 1/4 यहाँ पर लिखना है, 1/5 यहाँ पर लिखना है। जो जो आपको रेशियो में दिया गया हो उसका 1 करके लिख लो। और यहाँ पर 60 की जो आपका एलसीएम आया उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, बस सिंपल सी बात है। तो 12 5 60, 15 चौका 60 और 20 जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। तो 20:15:12 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, 4 डिजिट का करते हैं इस बार। 4 डिजिट का आपका व्युत्क्रमानुपात या फिर इनवर्स रेशियो क्या होगा, आपको वो चीज बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपसे पी क्यू आर एस की वैल्यू पूछी है, दी गई है, अनुपात दिया गया है, पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर रेशियो, एस की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 6:8:3:5, 6:8:3:5 अगर आपको वैल्यू दी गई है तो आपको इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। तो एक तरह से वही आपका सेंटेंस लगेगा, इसमें से आपको बस एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो उसका कॉमन फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर जो है वो आपका 5 है, प्राइम नंबर। यहाँ पर जो है 3 है, इसको जो कैसे कर सकते हो, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हो, 2 × 3, आपने इसके बांट लिए प्राइम नंबर्स की इसके फॉर्म में, इसको बांट लिया एक तरह से। ठीक है, तो आपका जो इसका एलसीएम आया, एलसीएम जो आया उसमें 2 भी है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, 3 है। ठीक है, और जो आपका इसमें 3 भी आ रहा है, मगर 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। और यहाँ इसमें 5 भी आ रहा है, मगर 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है। तो 5 दिया 15, 8 120, तो आपका एलसीएम कितना आया, यहाँ से 120 आया। इसका छोटा तरीका भी होता है अगर नहीं लेना चाहो, मगर आपको फैक्टर्स तो निकालने जरूर आने चाहिए। मैं आपको एलसीएम का जो छोटा तरीका है वो आपको नंबर सिस्टम में करा दूंगा जब आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा। तो इसका इनवर्स रेशियो करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, 1/6 किया, 1/8 किया, 1/3 किया और 1/5 किया। ठीक है, और इन सभी नंबर में आपको 120 की आपने मल्टीप्लाई कर दी। तो 24 पंजे 120 होता है और 3 40 होता है, 8 15 120 होता है और 20 इतना होता है। तो आपका जो रेशियो आया वो 20:15:40:24 जो है वो आपका इनवर्स रेशियो इस क्वेश्चन का आ गया। आपको समझ में आ गया कि इनवर्स रेशियो क्या होता है। मैंने आपको बता दिया रेशियो क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं, व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करा दिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपाउंड रेशियो। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो आज का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे हम कंपाउंड रेशियो, जिसे कहेंगे हम मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कुछ 2 रेशियो दी गए, मान लो A रेशियो B दिया गया और C रेशियो D दिया गया, तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला भी नहीं, एक तरह से सिंपल सही तरीका है, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2 रेशियो दिए गए हैं, A रेशियो B दिया गया अलग से और C रेशियो D दिया गया अलग से, ठीक है, आपको इसका मिश्र अनुपात निकालना है। इन दोनों का मिक्सचर करोगे तो कितने का अनुपात हो जाएगा, वो चीज आपको निकालनी है। ठीक है, मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 2 रेशियो आपको दे दिए गए हुए, उसमें से आपको निकालना है क्या है, मिश्र अनुपात निकालो, कंपाउंड रेशियो उसमें निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A रेशियो B इसको ऐसे लिख लो, उसमें मल्टीप्लाई कर लो C रेशियो D की, बस सिंपल सी बात है। जो ऊपर ऊपर के हैं, जो पहले पहले लिखे हैं उनकी एक साथ मल्टीप्लाई, और जो नीचे बात के हैं डिनोमिनेटर के उनके एक साथ मल्टीप्लाई। तो इसका जो मल्टीप्लीकेट वो आएगा कंपाउंड रेशियो, वो आएगा AC रेशियो BD, या कैसे आएगा, AC रेशियो BD, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, कैसे किया हमने, AC रेशियो BD जो है वो आपका इसका कंपाउंड अनुपात होगा, कंपाउंड रेशियो कहलाएगा, इसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराता हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 3 यूनिट का पूछ ले, अगर आपका
3 रेशियो का पूछ ले, 3 रेशियो का कैसे करोगे देखो, अगर आपका P रेशियो क्यों दिया गया है मान लीजिए, ठीक है, इसके अलावा आपको R रेशियो S दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको T रेशियो U दिया गया है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या शुरू के जो नंबर हैं उनकी एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और जो बाद के नंबर हैं उनकी एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, बस आपको और कुछ नहीं करना। तो आपका क्या हो जाएगा, P R T जो है उसका अनुपात क्या बन जाएगा, QSU। अगर मैं इन तीनों जो रेशियो हैं, अनुपात हैं, जो पहला रेशियो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, अगर मैं इन तीनों रेशियो का आपसे समान वो कंपाउंड पूछूं, मिक्स अनुपात पूछूं, तो आपका क्या होएगा, PRT रेशियो QSU। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड रेशियो आपका कितना आ जाएगा, PRT रेशियो QSU। ठीक है दोस्तों, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको इसलिए आपको बता दिया है। चलिए एक दो क्वेश्चन भी करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे कैसे चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 10 रेशियो A वैल्यू पूछ ले, ठीक है, एंड आपसे 10 रेशियो 8 की वैल्यू दे दी, ठीक है, ये दे दिया, दो आपके वो दे दिए, इसका आपको कंपाउंड ऐसे देता है 3 पैरेलल लाइन खींचकर, छोटी सी 3 पैरेलल लाइन खींच के अगर आपको बोल दिया, इसका मतलब क्या है, एक तरह से कंपाउंड रेशियो जो है इनका कुछ है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 6:7। ठीक है, दो जो आपको नंबर्स हैं, दो रेशियो दिए गए हैं, जो A और B की वैल्यू बता रहा था और C और D की एक तरह से, ठीक है, तो आपको दो रेशियो दिए गए और इनका 3 पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका मिश्र अनुपात दिया गया इनका 6:7। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया आपको, पहले की मल्टीप्लाई, शुरू की मल्टीप्लाई और बाद वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या मतलब चला, 10 की मल्टीप्लाई 10 में और आपका A की मल्टीप्लाई बाद वाले की बाद में। ठीक है, तो ये अनुपात जो है वो आपका 6:7 के बराबर दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही कांस्टेंट है इसमें, A की वैल्यू। अगर आपको ये चीज ना देता, मतलब कि ये चीज A की वैल्यू दे देता, तो आपसे कंपाउंड रेशियो यहां पर पूछता, मगर आपको कंपाउंड रेशियो पूछा है तो आपको ये चीज नहीं पता थी, तो आपको A की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे किया हमने, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो क्या है वैल्यू यहां पर, 25 सत्ते कितने आ गया, 175 आ गया। तो आपकी वैल्यू कितनी है, 175:12 जो है वो आपका ये होगा, A की वैल्यू जो होगी वो इस तरह से आपकी होगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगी कंपाउंड रेशियो क्या होता है और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपसे 3:5 क्वेश्चन है, ये 3:5 एंड x:9 की वैल्यू पूछी गई है और उसका समानुपात दिया गया है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, ये इसमें लाइन में दिया गया है, मतलब कि लाइन का मतलब एक तरह से समानुपात, कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो जो है वो आपको दिया गया है, यहां पर कंपाउंड रेशियो मान लो उसको। ठीक है, तो आपको यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 3:5 की वैल्यू दी गई है यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू की मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई x में करोगे और बाद की मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे, ठीक चीज है, और इसको बराबर रख दोगे किसके, 2/3 के, जो आपका कंपाउंड रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 ये कट गया, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, x की 10 आ गई, आपकी x की वैल्यू 10 आ गई। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको 3 चीजें पढ़ा दी, एक तरह से अनुपात पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपको व्युत्क्रम अनुपात पढ़ा दिया जिसको इनवर्स रेशियो कहते हैं, तीसरी चीज मैंने आपको पढ़ा दी कंपाउंड रेशियो जिसे मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, कल हम डुप्लीकेट रेशियो, आपका सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बेसिक के साथ पढ़ा है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैथ का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला विद नोट्स, अगर आप चाहते हैं आपको नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सारी करंट वगैरह की अफेयर्स की रिलेटेड वीडियोस भी लाता रहता हूँ और जनरली जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है उसको भी कवर करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।